जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग ईयरली करंट अफेयर 2025 का जो डिस्कस कर रहे हैं। आज उसकी चौथी क्लास है। तो आइए देरी न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मई 2025 में चर्चा में रहा जो ऑपरेशन ओलिविया है वो किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ये ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा को लेकर है। ऑलिव रिडले जो कछुए हैं उनकी जो सुरक्षा है उनको लेकर चलाया गया ऑपरेशन ओलिविया मई 2025 में। फिर इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। गगनयान वर्ष के रूप में जो है इसरो ने 2025 को पूरे वर्ष को गगनयान वर्ष कहा जाएगा। और इसी तरह तीसरा न्यूज है कि इंटरनेशनल जो है एयर स्पेस प्रोग्राम को नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसको पूरी करने वाली पहली भारतीय जो बनी है डांगेटी जानवी बनी है। क्या है न्यूज? जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एरोस्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली जो पहली भारतीय बनी है डांगेटी जानवी बनी है। तो देखिए पहली खबर क्या है कि ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है। फिर 2025 को ही गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है इसरो के द्वारा। फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरी करने वाली पहली भारतीय जो बनी है वो डांगेटी जानवी बनी है। फिर जून 2025 में ही कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? ये जो है IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। फिर 2025 में ही एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारत की दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बनी है? ये छोजिन आगम्बो हिमाचल प्रदेश की हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जो है सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? सिरुई लिली महोत्सव, इसका आयोजन मणिपुर के राज्य के द्वारा किया गया। फिर मई में ही भारतीय नौसेना में जो शामिल किया गया पहला सिला हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य है। सिले हुए जहाज पहले भारतीय नौसेना में जो शामिल किया गया उसका क्या नाम है? कौंडिन्य। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। उत्तराखंड वन विभाग और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से किस राज्य का पहला जो है साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? ये हल्द्वानी में। फिर IITM पुणे के द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया है, इसको जो सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर से संचालित होगा। तो कौन से सुपर कंप्यूटर से संचालित होगा? अर्का के द्वारा संचालित किया जाएगा, ये अर्का के द्वारा। फिर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की गई है? वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में जारी की गई पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा, उसका नाम है ये। यानी कि 2025 में अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। अब उस इंजन का क्या नाम है? उस इंजन का नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का तीसरा राज्य जिसने अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया, यानी कि जो है स्पेस इंडस्ट्री पॉलिसी जो है जारी किया गया है, उसको तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है। तो इसके पहले कौन कौन है? पहले नंबर पर कौन है? कर्नाटक, ये पहला हो गया। दूसरा गुजरात और तीसरा तमिलनाडु। यानी कि इसके पहले कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, इन तीनों ने जो है अंतरिक्ष उद्योग नीति को जो है जारी किया है। आइए देखते हैं आगे। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ की लागत से वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? और सूरत में किया है। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए अभी जो वक्फ कानून आया उसमें पारदर्शिता लाने के लिए उसके मैनेजमेंट को उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम है
उम्मीद पोर्टल है। अब उसकी परिभाषा देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। तो उम्मीद पोर्टल की परिभाषा क्या है? सेंटर पोर्टल उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। फिर 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? पहले तो ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट का मतलब पूर्वोत्तर हो गया। उसमें इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनको जो है अष्टलक्ष्मी के रूप में परिभाषित किया। यानी कि जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनके लिए उन्होंने कौन सा नाम लिया? अष्टलक्ष्मी नाम लिया, यानी 8 देवियाँ। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा, आइजोल, मिजोरम का आइजोल शहर। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। जीन एडिटेड भेड़ कौन सा विश्वविद्यालय है ये? कश्मीर विश्वविद्यालय। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत, कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित सुधारात्मक शिक्षण पहल की एक शुरुआत की है, विद्या शक्ति नाम से। क्या है? ये जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उसको लेकर एक सुधार करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए एक पहल शुरू की गई है, विद्या शक्ति नाम से, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? जो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है, उस मंदिर में, उसको जो है असम राज्य में स्थित है ये नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के कौन से जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया? पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया, पिथौरागढ़ में किया गया है सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिर हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया था? यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट कुश। फिर भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर का शुभारंभ की घोषणा क्रिएटर लैंड, इसका नाम है, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया। इस पहल में जो है राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बदल जाएगा अमरावती शहर। इससे 25,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। 2 मई 2025 को WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क, वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? कोझिकोड, केरल को। फिर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अमरावती, महाराष्ट्र में किया गया इसको। और लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा जो है लोक सेवक के रूप में, यानी कि जो लोग लाइसेंस लेकर के स्टाम्प पेपर की बिक्री करते हैं उनको लोक सेवक का दर्जा दिया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है ये दर्जा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब हम लोग जो है इसमें आर्टिकल भी डिस्कस कर लेंगे, एक दिन 10 आर्टिकल, 8 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज के आर्टिकल में क्या है, आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें राज्य व्यवस्था वाले पोर्शन में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब पढ़ते हैं, संसद वगैरह, तो उसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो देख लीजिए आप लोग। तो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति का पद के बारे में आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियां जो होंगी वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन की जाती हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार यानी संघ की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। फिर राष्ट्रपति का चुनाव, भारत का राष्ट्रपति होगा सबसे पहली बात, यानी कि सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रपति होगा। उसके बाद उसकी कुछ शक्तियां होंगी,
तो भारत के राष्ट्रपति का पद 52 में है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। फिर उसका चुनाव भी तो होगा, तभी तो वो पद पर आएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फिर राष्ट्रपति जब चुनाव होगा तो उसकी कोई प्रक्रिया होगी चुनाव की, तो वो चुनाव की प्रक्रिया है। तो 52 में राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्तियाँ, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधियाँ। फिर उसका कोई कार्यकाल होगा, निश्चित कार्यकाल होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, जो भी होगा निश्चित कार्यकाल होगा। तो 52 में राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्तियाँ, 54 में उसके चुनाव, 55 में उसकी प्रक्रिया, 56 में उसका कार्यकाल और 57 में क्या वो पुनर्नियुक्त हो सकता है, यानी एक बार जब उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या दोबारा चुना जा सकता है, तो उसके लिए भी योग्यता है। तो ये हो गया छठा पॉइंट। तो आर्टिकल 57 में पुनः चुनाव के लिए योग्यता होगा। फिर राष्ट्रपति, जब ये सब तो हो गया, फिर राष्ट्रपति चुने जाने की क्या कोई योग्यता है, तो ये हो गया आर्टिकल 58 में। फिर राष्ट्रपति के कार्यालय का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये भी हो गया आर्टिकल 59। फिर जब ये सब हो गया तो राष्ट्रपति कोई शपथ ग्रहण करता होगा ना, तभी तो वो पद पर आसीन होगा। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ग्रहण है। तो 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ का कार्यकारी शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधियाँ, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता, उसके जो कार्यालय का प्रतिनिधित्व, फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है वो, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। फिर राष्ट्रपति के जो पद की रिक्तियाँ होती हैं उसको चुनाव कराने का जो समय है, यानी कि जब राष्ट्रपति अपदस्थ होते हैं तो उनके चुनाव कितने समय में करा लेना चाहिए। फिर आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले हैं वो कहाँ जाएंगे, ये आर्टिकल 71 में है। फिर राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ होती हैं आर्टिकल 72 में ये है। फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करेंगी, यानी कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होता है वो जो है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करती हैं। फिर मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे उनकी नियुक्तियाँ